हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मास्टरमाइंड। सोशल सिक्योरिटी के एमसीक्यू सीरीज को ही मैं आज कंटिन्यू करूंगी। हमने इस सीरीज में ऑलरेडी 174 क्वेश्चंस कर लिए हैं आउट ऑफ टोटल 200 क्वेश्चंस। तो आज हम उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हु आर द बेनिफिशरीज अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, PMAY अर्बन। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन विद अ मैक्सिमम एनुअल इनकम ऑफ ₹30,000। ओके, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लो इनकम ग्रुप LIG विथ मैक्सिमम एनुअल फैमिली इनकम ऑफ 6 lakhs। ठीक है, लो इनकम ग्रुप का कितना इनकम दे रखा है? 6 लाख। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैटेगरी में आपका 30,000। थर्ड ऑप्शन मिडिल इनकम ग्रुप में अब हम आ जाते हैं। मिडिल इनकम ग्रुप का क्लास 1 एंड क्लास 2 विथ अ मैक्सिमम एनुअल फैमिली इनकम, इनकी फैमिली इनकम कितनी है? 18 लाख रुपए। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, ऑल आर एलिजिबल। कौन कौन एलिजिबल हो जाएंगे? EWS कैटेगरी में वो लोग आएंगे जिनकी फैमिली इनकम है आपकी 30,000। ध्यान दीजिएगा, हर जगह फैमिली इनकम है, एनुअल फैमिली इनकम। ठीक है, लो इनकम ग्रुप के केस में आपका फैमिली इनकम है 6 lakhs। ठीक है, और मिडिल क्लास में आपका फैमिली इनकम कितना है? 18 lakhs। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फैमिली में कौन कौन इंक्लूड होंगे? फैमिली में इंक्लूड हो जाएंगे इसमें हस्बैंड, वाइफ, अनमैरिड अगर सन है कोई तो वो, या फिर अनमैरिड डॉटर। मतलब हस्बैंड, वाइफ, अनमैरिड सन एंड अनमैरिड डॉटर आर इंक्लूडेड इन द फैमिली ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, हाउ मच इंटरेस्ट सब्सिडी इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द बेनिफिशरीज अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम? ठीक है, तो कितनी सब्सिडी देती है गवर्नमेंट अंडर CLSS? 6.5% ऑन लोन अमाउंट अप टू 6 lakhs। अगर आप 6 लाख तक का लोन लेते हो तो आपको 6.5% की सब्सिडी दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है, मतलब इस लोन पे आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है उस पे आपको सब्सिडी मिलेगी, ना कि लोन अमाउंट पे सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन 4% ऑन लोन अमाउंट अप टू ₹9 लाख। 9 लाख तक का अगर लोन है तो उस केस में 4% की इंटरेस्ट सब्सिडी है, और अगर 12 लाख तक का लोन है तो उस केस में 3% तक की आपकी इंटरेस्ट सब्सिडी है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन रेगुलेशंस, the state government is required to make sure that every house constructed under the program is geotagged to the dash HFA, मतलब हाउसिंग फॉर ऑल एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें इस प्रोग्राम में जो जियो टैगिंग भी होती है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलके जो भी इसमें घर बनता है, घर बनाया जाता है, जो लोग घर बनाते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फिर लोअर इनकम क्लास के लोग, तो उन उन चीज़ों को क्या किया जाता है? जियो टैग्ड किया जाता है। तो ये किस प्रोग्राम के तहत हो रहा है? इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका? भुवन। जो भुवन है वो एक जियो प्लेटफॉर्म है, इंडियन जियो प्लेटफॉर्म, जिसको किसने क्रिएट किया है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने क्रिएट किया है भुवन को। ठीक है, किस चीज, किस पर्पस के लिए? जियो टैगिंग के लिए, हाउसिंग फॉर ऑल एप्लीकेशन। ठीक, ये हमारी अर्बन ये प्रधानमंत्री आवास योजना का टैगलाइन है, हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन इज इम्प्लीमेंटेड एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है? कि उसमें सेंटर का भी शेयर होता है और स्टेट का भी शेयर होता है। ठीक है, एक्सेप्ट द, ऐसी कौन सी इन स्कीम्स में से ऐसी कौन सी स्कीम्स है जिसमें जो है वो कंप्लीटली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है? एक्सेप्ट द डैश वर्टिकल ऑफ द PMAY अर्बन विच इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसमें 4 चीजें हैं जिसमें हमें बेनिफिट मिलती है। पहला है बेनिफिशियरी लीड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन, दूसरा है अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, तीसरा है इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट, और चौथा कौन सा है? अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू पार्टनरशिप। ये 4 वर्टिकल्स है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के। इसमें से सिर्फ हमारा अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जिसमें सरकार जो है लोन लेने पे सब्सिडी देती है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, सिर्फ ये वाली चीज़ जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब कंप्लीटली इसमें जो खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उठाती है, स्टेट गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। बाकी के ये जो 3 है, A, C और D, इन तीनों में जो है स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो हम आगे चारों वर्टिकल्स का मैंने ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दे दिया है। जैसे कि इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट के अंदर क्या है? दिस वर्टिकल विल बी इम्प्लीमेंटेड with the concept land as a resource with private sector participation for providing house to eligible slum dwellers।
जो लोग स्लम में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, बस्तियों में रहते हैं, उनके लिए क्या है कि लैंड एज अ रिसोर्स है और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होता है इसमें। क्यों? ताकि वो लोग जो है घर प्रोवाइड करवा पाएं, किसको? स्लम ड्वेलर्स को। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है इसमें? अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के थ्रू हाउसिंग क्रिएट करवाना है। एन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट कैन बी मिक्स ऑफ हाउसेस फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, बट इट विल बी एलिजिबल फॉर सेंट्रल असिस्टेंस इफ एटलीस्ट 35% ऑफ द हाउसेस इन द प्रोजेक्ट आर इन द EWS कैटेगरी। अगर इस प्रोजेक्ट में 35% कम से कम अगर प्रोजेक्ट जो होगी हाउसिंग की वो EWS कैटेगरी के पास जाएगी, तभी इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कितना शेयर देगी? 35% का असिस्टेंस देगी, हेल्प देगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बेनिफिशियरी लीड इंडिविजुअल हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, BLC। इसमें क्या है? सेंट्रल कितना देगी इसमें लोन? सेंट्रल असिस्टेंस ऑफ टू लोन नहीं, ये एक तरह का ग्रांट है, हेल्प करेगी 1.5 लाख तक का पर EW हाउस provided to eligible families belonging to EWS category for individual house construction and enhancement। इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर उसको रीडेवलपमेंट के लिए 1.5 लाख तक का अमाउंट जो है गवर्नमेंट देगी, किसको? EWS कैटेगरी के लोगों को अंडर बेनिफिशियरी लीड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन। तो ये थी हमारी चारों वर्टिकल्स इस योजना की। चौथी वाली तो वो सब्सिडी लिंक स्कीम थी जो मैंने आपको ऊपर बताया। तो और अभी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें इस लेक्चर में मैंने वो सारी योजनाएं कवर करवाई है जो मेरे सोशल सिक्योरिटी के लेक्चर सीरीज में रह गई थी। तो मैं इसमें कोशिश करूंगी कि सारे के सारे MCQ फॉर्मेट में ही आपको सब कुछ कवर हो जाए, और जो चीज़ें नहीं कवर होगी वो उसके बारे में मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हर MCQ के नीचे दे दी है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म portal which facilitates processing of application along with tracking of subsidy status by beneficiaries and where all stakeholders MOHUA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, ठीक है, सेंट्रल नोडल एजेंसीज, प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, बेनिफिशियरी एंड सिटीजन आर इंटीग्रेटेड इन अ रियल टाइम एनवायरमेंट। कौन सा एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया है सो दैट की जो क्रेडिट गारंटी लिंक्ड स्कीम से सब्सिडी मिलती है लोगों को हाउसिंग योजना में ही, तो उसमें बेनिफिशरीज के स्टेटस को ट्रैक करने के लिए और एक कॉमन प्लेटफॉर्म भी बनाया है सारे लेंडिंग एजेंसीज और बेनिफिशरी सिटीजन्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करने के लिए। तो वो कौन सा पोर्टल है? SSP पोर्टल, ई श्रम पोर्टल, CLSS आवास पोर्टल या नन ऑफ दीज? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन C, CLSS क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम आवास पोर्टल। ठीक है, ये कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया है ट्रैकिंग के लिए और सारे इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज और गवर्नमेंट का एक जगह रियल टाइम पे इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग द मैंडेट ऑफ इट्स फ्लैगशिप स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अनाउंस द इंक्लूजन ऑफ स्किलिंग ऑफ गर्ल इन डैश ऑप्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने जो उनकी फ्लैगशिप स्कीम थी, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों के लिए गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन के लिए था बेसिकली ये, और सेक्स रेशियो को बैलेंस करने के लिए कंट्री के अंदर। ठीक है, तो ये स्कीम थी। इसके अंदर जो है कौन सी स्किल को इन्होंने अनाउंस किया है, अभी इंक्लूड किया है? नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड, ट्रेडिशनल लाइवलीहुड, ऑनलाइन एजुकेशन या नॉन ऑफ दिस? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड। नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड से हम क्या समझते हैं? सेक्टर एंड जॉब वेयर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन is and has historically been conventionally low or absent। ऐसे सेक्टर्स में जॉब जिस सेक्टर में वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है वो शुरू से ही, हिस्ट्री से ही या प्रेजेंट के टाइम पे भी बहुत कम रही है या नहीं के बराबर रही है, जैसे कि साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ही नेग्लिजिबल रहा है। तो इन सब चीज़ों में वुमेन की पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने इस स्कीम में ही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में ही, इस स्किल टेक्निक को जो है अभी इंक्लूड कर लिया है ड्यू टू जेंडर बेस्ड कैटेगराइजेशन ऑफ द वर्क इन द सोसाइटी। जो हमारे सोसाइटी में जेंडर बेस्ड कैटेगराइजेशन लोग कर देते हैं कामों को लेके, जैसे कि स्पेशली इन फील्ड्स में, तो इसमें लड़कियों के स्कोप को बढ़ाने के लिए, उनको जॉब दिलाने के लिए इन सेक्टर्स में भी, ताकि लड़कियां आगे आए, तो गवर्नमेंट ने इसको इंक्लूड किया है नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Now next question. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम is a tri-ministerial effort of which of the following ministries? 3 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है इस योजना में। तो कौन कौन सी वो 3 मिनिस्ट्रीज है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तो होगा ही, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये भी होगा,
ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये भी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस नहीं, ये नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, 2 एंड 3 कौन सा है? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? पहली चीज प्रिवेंशन ऑफ जेंडर बायस सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन। हम किसी भी तरीके का, हमें जेंडर बायस नहीं करना है, जेंडर बायस को प्रिवेंट करना है कि किसी भी चीज़ में जेंडर बेस्ड बायसनेस ना हो कि हाँ ये लड़की है तो वो नहीं कर सकती एंड वो लड़का है तो वही कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ गर्ल चिल्ड्रन। गर्ल चिल्ड्रन के जितने भी राइट्स हैं वो उनको दिए जाए, उनको प्रोटेक्ट करना इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा इंश्योर सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड, मतलब ये कि उनके सर्वाइवल को प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे कि जन्म लेने के बाद जो है उन सेक्स रेशियो बराबर है, जन्म लेने के बाद ये नहीं हो कि लड़की है तो उसको मार दिया जाए या इस तरह का कुछ। तो इंश्योर सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड। और चौथी चीज़ क्या है? इंश्योर एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड स्पेशली इन NTL कैटेगरी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये सब चीज़ें। ठीक है, बेसिकली एजुकेशन है, सर्वाइवल है, ठीक, राइट्स है जो बेसिक राइट होते हैं, और उसके अलावा जेंडर बायस सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन है, उसको प्रिवेंट करना। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी ऑल 1 2 3 4। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स organized dash in an interministerial conference on non-traditional livelihood for adolescent girls on the occasion of International Day of Girl Child. इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कब सेलिब्रेट होता है? शायद 24 अक्टूबर को होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स दोनों ने मिलकर क्या ऑर्गेनाइज किया था? ऑन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड पे फॉर एडोलसेंट गर्ल्स। एडोलसेंट गर्ल मतलब जो टीनेज गर्ल हो गई, जैसे कि 13 से लेके 19 15 17 ईयर्स तक की लड़कियों को एडोलसेंट गर्ल्स बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बेटियों को बनाए कुशल, बेटियां बने कुशल, बेटियां देश का गर्व, या नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, बेटियां बने कुशल। ठीक है, किसने ऑर्गेनाइज किया था ये? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लस माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, फॉर नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उड़ान। उड़ान से आप क्या समझते हैं? उड़े देश के आम नागरिक। ठीक है, ये भी एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अक्टूबर 2016 में लॉन्च हुई थी। तो ये कितने साल तक के लिए एप्लीकेबल है? 5 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 11 ईयर्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, 10 ईयर्स तक के लिए स्कीम जो है आई थी, जिसके अंदर गवर्नमेंट का ये टारगेट था कि हर ऑर्डिनरी सिटीजन को भी जो है फ्लाइट में ट्रैवल करने का मौका मिले और वो एयर ट्रैवल कर पाए, एक्सेस कर पाए उनको। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ उड़ान स्कीम? उड़ान स्कीम की क्या ऑब्जेक्टिव रही है? इंप्रूव द एयर कनेक्टिविटी टू रिमोट एंड रीजनल एरियाज ऑफ इंडिया। एयर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना इंडिया के हर कोने कोने तक, रिमोट एरिया में भी, रीजनल एरियाज में भी, सब जगह। दूसरी क्या है? डेवलपमेंट ऑफ रिमोट एरिया, रिमोट एरिया का डेवलपमेंट करना, एनहांसिंग ट्रेड एंड कॉमर्स एंड टूरिज्म एक्सपेंशन। टूरिज्म अगर एक्सपेंड होगा लोकल एरियाज में तभी वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, तो वहाँ पे एयर फैसिलिटीज ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। इनेबल कॉमन पीपल टू एक्सेस एयर ट्रेवल विथ अफोर्डेबल रेट। रेट को अफोर्डेबल बनाना, चीप बनाना फ्लाइट टिकट्स को, सो दैट आम लोग भी फ्लाइट में ट्रैवल कर पाएँ। फोर्थ क्या है? एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इन द एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर में क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा अगर टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, लोग ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, तो उससे क्या होगा? एविएशन सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था उड़ान स्कीम का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Under the Udan scheme, airlines have to cap airfares for how much percent of the total seats at rupees 2500 per hour of flight? उड़ान स्कीम के अंदर जो है गवर्नमेंट ने एयरलाइंस को फेयर में कैप लगाने के लिए बोला है। तो वो कैप कितने परसेंट तक का लगाने बोला है? ऑफ द टोटल सीट, मतलब टोटल सीट में से कितने सीट पे वो कैप लगाएंगे, जिसमें रेट क्या होगी? 2500 रुपये पर आवर। ठीक है, पर आवर ऑफ फ्लाइट। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, 50%। मतलब जितनी भी एयरक्राफ्ट में सीट्स हैं उसमें 50% सीट्स पे आप जो है 2500 पर आवर से ज़्यादा रेट नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इस स्कीम में टोटल 5 फेजेज आई हुई थी, अभी रिसेंटली 5th फेज है। बाकी के 4 फेज, पहला फेज 2017 में आया था, जिसका मोटिव ये था कनेक्टिंग अंडर रिजर्व्ड एंड अनरिजर्व्ड एयरपोर्ट इन द कंट्री। ठीक है, सारे एयरपोर्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना।
दूसरा क्या था, 2018 में सेकेंड फेज आया था, जिसमें क्या था, एम ऑफ एक्सपेंडिंग एयर कनेक्टिविटी टू मोर रिमोट एंड इनएक्सेसिबल पार्ट ऑफ द कंट्री। एयर कनेक्टिविटी को रिमोट और इनएक्सेसिबल पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी एक्सपेंड करना। तीसरा कब आया था, नवंबर 2018 में ही आया था तीसरा, जिसका एम था फोकस ऑन इन्हांसिंग एयर कनेक्टिविटी टू हिली एंड रिमोट रीजन्स ऑफ द कंट्री। जो हिली एरियाज है वहाँ पे एयर कनेक्टिविटी को इन्हांस करना। और चौथा कब आया था, दिसंबर 2019 में, जिसका फोकस था आइलैंड में और अदर रिमोट एरियाज जो रह गए हैं वहाँ पे जो है एयर कनेक्टिविटी को एक्सपेंड करना। फिफ्थ वाला उड़ान स्कीम आया है, उसमें उसमें क्या फोकस है, फोकस ऑन कैटेगरी 2 2080 सीट्स एंड कैटेगरी 3 ग्रेटर देन 80 सीट्स एयरक्राफ्ट के कैटेगरी में इनका फोकस रहेगा। इसके अलावा फ्लाइट के डिस्टेंस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, फ्लाइट चाहे जितने देर की भी हो, जो कैप है वो रहेगा ही। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, VGF to be provided will be capped at 600 किलोमीटर स्टेज लेंथ, अर्लियर कैप्ड एट 500 किलोमीटर। VGF मतलब होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग। गवर्नमेंट जो है, अगर देखो ये एयरक्राफ्ट में इन्होंने 50% का कैप लगा दिया कि आप 2500 पर आवर से ज़्यादा नहीं ले सकते, लेकिन अगर इससे एयरलाइंस एयर कंपनीज को कोई लॉस हो रहा है तो उसमें उस केस में क्या होगा, जो गैप है ना कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन का और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू का, इसके बीच में जो गैप होगा उसमें जो है गवर्नमेंट जो है वो एयरलाइंस को जो है ग्रांट के रूप में पैसे देगी, सो दैट कि उनको लॉस ना हो और उनका जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है वो कवर हो जाए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वायबिलिटी गैप फंडिंग, एक तरह का ग्रांट है जो सरकार देगी एयरलाइन कंपनी को। ठीक है, तो क्या है इसका टारगेट, ये भी है कि जो वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी वो कितने में कैप कर दी जाएगी, अभी 600 किलोमीटर स्टेज लेंथ में। पहले इसकी कैपिंग 500 किलोमीटर कैप 500 किलोमीटर पे कैप थी, अब इसको बढ़ा के 600 किलोमीटर पे कर दिया गया है। ठीक है, स्टेज लेंथ का मतलब होता है कि फ्लाइट ने कितना डिस्टेंस तय किया है अपना टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक एक सिंगल टाइम में। ठीक है, मल्टीपल स्टॉपेजेस अगर होंगे तो उस केस में जो है VGF देखा जाएगा, इसीलिए कह रहे हैं कि 600 किलोमीटर पे अब इसकी कैपिंग हो गई है, पहले 500 किलोमीटर पे थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन PM मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा स्टैंड्स फॉर, मुद्रा का क्या मतलब है, मैक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंशियल एजेंसी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, या फिर नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, मैक्सिमम लोन कितना है मुद्रा योजना में, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख और 50 लाख। क्या हो जाएगा इसका, 50,000। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 10 लाख। मुद्रा योजना के अंदर हमारा 3 स्कीम है, शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है, शिशु के अंदर आपको कितना तक का लोन मिलता है, अप टू 50K तक, 0 से लेके अप टू 50K। किशोर के अंदर आपको कितना मिलेगा, 50,000 से ऊपर, ग्रेटर देन 50,000। ठीक है, और 5 लाख तक का, मैक्सिमम इसमें 5 लाख तक का मिलेगा। और तरुण में कितना मिलता है, 5 लाख से ज़्यादा और अप टू 10 लाख। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम लिमिट है 10 लाख, तरुण के अंदर आपको मिलती है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट अंडर शिशु प्रोजेक्ट, शिशु में कितना है, 50,000, मैंने अभी बताया आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन दैट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कैन गिव अंडर द मुद्रा योजना। मुद्रा योजना के तहत माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है वो कितने तक का आपको लोन दे सकते हैं, ऑप्शंस क्या आपको, 5 लाख, 1 लाख, 50,000 या 10 लाख। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, 1 लाख। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो आपको मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है वो 1 लाख तक का ही दे सकते हैं अंडर मुद्रा स्कीम। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन नॉट बी ग्रांटेड लोन अंडर मुद्रा योजना, इसमें से कौन सी एक्टिविटीज पे मुद्रा योजना के तहत आपको लोन नहीं मिलेगा, परचेज ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल मिलेगा बिल्कुल, परचेज फूड प्रोडक्ट सेक्टर बिल्कुल मिलेगा, टेक्सटाइल प्रोडक्ट सेक्टर बिल्कुल मिलेगा, एग्रीकल्चर लोन इसमें नहीं मिलता है। हाँ, ये है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ अगर आपका कोई और बिजनेस है, ठीक है, तो उसमें आपको लोन मिल सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर को लेके लोन नहीं मिलेगा। ये बेसिकली बिजनेस को बूस्ट करने के लिए ये स्कीम है, तो आपको बाकी सभी सेक्टर में मिलेगा, एग्रीकल्चर को छोड़ के। ये नॉन एग्रीकल्चर लोन है। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट अंडर द किशोर प्रोडक्ट ऑफ मुद्रा योजना, किशोर में आपको कितना मैक्सिमम मिल जाएगा, 5 लाख तक का, 50,000 से 5 लाख तक के बीच में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ग्रांट लोन अंडर मुद्रा योजना, इसमें से कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसमें मुद्रा योजना के तहत जो है लोन ग्रांट नहीं की जा सकती है, पेमेंट बैंक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में तो करा ही जाएगा अप टू 1 लाख, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज NBFC में भी आपको लोन मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी आपको मिलेगा, पेमेंट बैंक में आपको नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट अंडर तरुण ऑफ मुद्रा योजना, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन आंसर,
से ऑप्शन डी 10 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा कार्ड इज मुद्रा कार्ड इसमें से क्या है? क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, रुपए का ईएमवी का, या फिर रुपए का ईएमवी का? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ये है डेबिट कार्ड ऑफ रुपे ब्रांडिंग। ठीक है, मुद्रा बैंक देखिए, मुद्रा बैंक कब कब स्टार्ट हुई थी? एज ए सब्सिडरी ऑफ, मुद्रा बैंक जब स्टार्ट हुआ था तो एज ए सब्सिडरी ऑफ सिडबी स्टार्ट हुआ था, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये लॉन्च कब हुआ था? 8 अप्रैल 2015 को, लेकिन 6 जनवरी 2016 को जो है ये मुद्रा बैंक ये होली ओन सब्सिडरी ऑफ सिडबी बन गया। अब ये क्या है? सिडबी के सब्सिडरी में कन्वर्ट हो गया और उसकी रीनेमिंग हो गई मुद्रा सिडबी बैंक। ठीक है, और जो भी लोन इस स्कीम के अंदर मिलता है वो हमारा कोलेटरल फ्री होता है, इसमें हमें कुछ भी सिक्योरिटी रखने के लिए सिक्योरिटी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोलेटरल फ्री लोन है कम्प्लीटली, चाहे शिशु के अंदर लीजिए, किशोर के अंदर लीजिए या तरुण के अंदर लीजिए। और अभी इसका क्या नाम है? मुद्रा सिडबी बैंक, क्योंकि ये सिडबी बैंक की सिडबी की होली ओन सब्सिडरी है फिलहाल। ठीक है, which among the following scheme has been launched by the central government to provide free LPG connection to BPL families? बीपीएल फैमिलीज को फ्री एलपीजी कनेक्शंस देने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी योजना लॉन्च करी है? पीएमकेवीवाई, पीएमएफबीवाई, पीएमयूवाई या पीएमएवाई? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पीएमयूवाई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, बाकी इन तीनों स्कीम्स का क्या फुल फॉर्म होगा वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस लेक्चर का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे कल प्रोबेबली कल मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, सारे चेक्स और माइनर करेक्शंस के बाद। ओके, तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहाँ से जाके जो है चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीएम उज्ज्वला योजना? पीएम उज्ज्वला योजना का क्या ऑब्जेक्टिव है? एम्पावरिंग वुमेन एंड प्रोटेक्टिंग देयर हेल्थ, बिल्कुल सही बात है। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डेथ इन इंडिया ड्यू टू अनक्लीन कुकिंग फ्यूल, ये भी सही बात है। प्रिवेंटिंग यंग चिल्ड्रन फ्रॉम acute respiratory illness caused due to indoor air pollution by burning fossil fuel। ठीक है, फॉसिल फ्यूल जलने से, चूल्हे में खाना बनाने से जो है रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने ये योजना लाई है। उसके अलावा जो नंबर ऑफ डेथ्स होते हैं अनक्लीन कुकिंग फ्यूल के वजह से, उसको कम करने के लिए सरकार ये योजना लेके आई है, और वुमेन के हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम कितने का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है फॉर ईच एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल हाउस होल्ड्स? कितने तक का सपोर्ट प्रोवाइड करती है? 1400, 1500, 1600 या 1800? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1600। ठीक है, 1600 का जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है बीपीएल फैमिलीज को। ठीक, इसमें क्या होता है? लॉन्ग विथ अ डिपॉजिट, आप जब एलपीजी कनेक्शन लोगे उज्ज्वला योजना के तहत तो आपको कोई डिपॉजिट नहीं लगेगा, डिपॉजिट आपका फ्री रहेगा बिल्कुल। उसके अलावा जो उज्ज्वला 2.0 आया था तो उसमें क्या है कि जो पहली रिफिल होगी, मतलब सबसे फर्स्ट जो आप गैस लोगे, एक तो आपको डिपॉजिट फ्री मिलेगा, प्लस सिलेंडर जो ऑलरेडी रिफिल्ड मिलेगा। मतलब इस सिलेंडर के रिफिलिंग में आपको फर्स्ट टाइम में कोई भी पैसा नहीं लगेगा, जीरो कॉस्ट है। एंड ए हॉट प्लेट फ्री ऑफ कॉस्ट टू द बेनिफिशरीज, और आपको क्या दिया जाएगा? एक हॉट प्लेट भी दिया जाएगा, वो भी फ्री होगा। हॉट प्लेट मतलब तवा। ठीक है, ओके, दिस स्कीम इज फॉर, ये स्कीम किसके किसके लिए है? सब पहले जब ये स्कीम आई थी तो बीपीएल कैटेगरी ऑफ वुमेन के लिए ही आई थी, बाद में इसको और भी इनहेंस कर दिया गया। एससी एसटी, प्रधानमंत्री आवास योजना के जो बेनिफिशरीज हैं, या फिर अंत्योदय अन्न योजना के जो बेनिफिशरीज हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, टी गार्डनर्स के लोग हैं, आइलैंड्स में जो रह रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी बाद में इस स्कीम को जो है स्कोप को बढ़ा दिया गया। ओके, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम कम्स अंडर द विच मिनिस्ट्री? कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये स्कीम? रूरल डेवलपमेंट, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, या सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? क्या हो जाएगा इसका आंसर? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फॉर्मुलेटेड बाय एमलगमेटिंग विच स्कीम? जो हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई थी वो कौन सी 3 ऑनगोइंग स्कीम्स को मिला के सब्ज्यूम करके आई थी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहला क्या है हमारा? एक्सीलरेटेड एरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन के अंदर आता है। दूसरा क्या है? इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। तीसरा क्या है? ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों स्कीम्स को जो है मिला करके, एमलगमेट करके हमारी कौन सी योजना आई थी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की।
जो इरिगेशन के टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए स्कीम जो है लॉन्च की गई थी। अब हम इस लेक्चर सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना। क्या ऑप्शन है इसमें? टू एक्सपेंड द कल्टिवेबल लैंड अंडर अश्योर्ड इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन वाला जो हमारा लैंड है उसमें क्या करना, उसको एक्सपेंड करना। जो कल्टिवेबल एरिया है हमारा, जहाँ पे हम खेती करते हैं, उसको बढ़ाना। क्यों? किस किस टेक्निक से? इरिगेशन के टेक्निक से। इसका टैगलाइन क्या था? हर खेत को पानी। ठीक है। दूसरा क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव? टू इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर। पानी की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, पानी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो वाटर यूज के एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए जो है ये वाली योजना, इस योजना का ऑब्जेक्टिव ये भी है। तीसरा क्या है? अडॉप्शन ऑफ प्रिसीजन इरिगेशन एंड अदर वाटर सेविंग टेक्निक। वाटर सेविंग टेक्निक्स, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स है वाटर सेविंग के, उसको अडॉप्ट करना सो डैट कि हमारी इरिगेशन भी अच्छे से हो और वाटर का यूज़ भी, एफिशिएंसी भी अच्छे से हो और वाटर हमारा सेफ भी हो, पानी बर्बाद भी ना हो। तो उसकी टैगलाइन क्या थी? मोर क्रॉप पर ड्रॉप। मतलब एक बूंद पानी से काफ़ी सारे क्रॉप्स में जो है वो इरिगेशन हो जाए वाटर सेविंग टेक्निक्स का यूज़ करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो हर खेत को पानी और मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कोर स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसमें कुछ परसेंटेज सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है और कुछ परसेंट स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, इसीलिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया था। सेंट्रल और स्टेट का क्या कंट्रीब्यूशन होगा? 75:25, मतलब 75% सेंटर का शेयर होगा, 25% स्टेट का शेयर होगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन और हिली स्टेट्स में जो है 90% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और 10% किसका होगा? आपका स्टेट गवर्नमेंट का होगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर सीरीज पसंद आई हो। इसी के साथ हमारा सोशल सिक्योरिटी का एमसीक्यू सीरीज ख़त्म होता है। इसके बाद मैं जो हमारे इंस्टीट्यूशन है लाइक नीति आयोग या फिर प्लानिंग कमीशन या और सारी चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू कराने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपको मेरा लेक्चर, मेरी एफर्ट पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें अप्रिसिएशन मिलता है और मोटिवेशन भी मिलती है कि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकें। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।